नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज छठे क्लास पर बात करने वाले हैं। और आज के क्लास का टॉपिक है खरवार जनजाति। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और खरवार जनजाति से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, खरवार जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट क्लास में हम लोग संथाल जनजाति को पढ़े थे, उसके बाद उरांव को, फिर मुंडा, फिर हो, और आज खरवार जनजाति पर बात करने वाले हैं। खरवार जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की पहली बड़ी बोले तो संथाल है, झारखंड की दूसरी बड़ी बोले तो उरांव है, तीसरी बोले तो मुंडा है, चौथी हो है और 5वें नंबर में खरवार। तो सबसे पहले संथाल, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, उसके बाद खरवार। तो आज चर्चा करने वाले हैं खरवार जनजाति के बारे में। देखिए, खरवार जनजाति का नाम खरवार क्यों है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ऐसा कहा जाता है कि खरवार जनजाति खेरीझार से आए हुए हैं, तो खेरीझार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो उसको कहा जाता है ना कि हिंदुस्तानी है। उसी तरह खरवार जनजाति खेरीझार से आए हुए हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है, खरवार। तो खेरीझार से आने के कारण इनका नाम पड़ा है खरवार। आगे देखिएगा, यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा खेरवारी है। ठीक है, इनका नाम क्या है, खरवार, और भाषा क्या है, खेरवारी। कहां से आए हैं, खेरीझार से। तो खेरीझार से आने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, खरवार पड़ा। इनकी भाषा खेरवारी है और यह झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में इनका विस्तार कहाँ है, तो पूरे झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक विस्तार बोलिएगा तो पलामू प्रमंडल में है। ठीक है, इनका सबसे अधिक विस्तार बोला जाए तो पलामू प्रमंडल में है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है, तो पलामू प्रमंडल में इनका सबसे अधिक विस्तार है। तो खरवार जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। खेरीझार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा खेरवारी है। आगे देखिए, इनका प्रजाति क्या है, किस प्रजाति के हैं खरवार जनजाति के लोग। तो इनका प्रजाति है द्रविड़। अभी तक जितनी भी जनजाति पढ़े हैं उसमें द्रविड़ 2 ही में आया, एक खरवार में और एक दूसरा आया था उरांव में। तो उरांव जनजाति में भी प्रजाति क्या था, द्रविड़, और यहाँ क्या है, यहाँ भी द्रविड़ है। तो खरवार जनजाति की प्रजाति द्रविड़ है। आगे देखिए, विशेष पहचान, सत्य बोलना। खरवार जनजाति के लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं, कभी भी ये लोग झूठ नहीं बोलते। ठीक है, सत्य बोलने के लिए ये फेमस है। खरवार जनजाति का विशेष पहचान पूछे तो सत्य बोलना है। अब हमारे समाज में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हमेशा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, तो उसको कहते हैं ना कि राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र बन गया है। तो इनको ना राजा हरिश्चंद्र का वंशज माना गया है। अब राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्य के लिए ही जाने जाते हैं सबसे अधिक, तो राजा हरिश्चंद्र का वंशज इनको माना जाता है। तो खरवार जनजाति में क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि खरवार जनजाति के लोग सत्य बोलने के लिए फेमस है। सत्य बोलना इनकी विशेष पहचान है और इस कारण इनको राजा हरिश्चंद्र का वंशज माना जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र का वंशज और सत्य बोलना, 2 पॉइंट याद हुआ। आगे देखिए, आगे है कि ये खुद को सूर्यवंशी तथा 18 हजारी मानते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। जब खरवार जनजाति के लोग, नाम से ही लग रहा है ना खरवार, तो मतलब तुरंत से वार करने वाले हैं, खरवार, तुरंत वार कर देंगे। तो इस जनजाति के लोग क्या है कि इनको वीर तथा युद्धक जनजाति कहा जाता है और ये खुद को सूर्यवंशी तथा 18 हजारी मानते हैं। 2-3 पॉइंट ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले के लोग सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं। सत्य बोलना इनकी विशेष पहचान है, इस कारण इनको राजा हरिश्चंद्र का वंशज कहा जाता है। ये लोग, अब नाम से स्पष्ट है, खरवार मतलब तुरंत वार करने वाले। तो आप समझ सकते हैं इनको क्या कहा जाता है, वीर तथा युद्धक जनजाति, मतलब युद्ध करने वाले। ऐसा याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो इनको क्या कहा जाता है, वीर तथा युद्धक जनजाति।
ठीक है, तो याद करने के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं कि खर वार मतलब तुरंत वार करने वाले। तो वीर क्या कहलाते हैं? वीर है जो युद्ध करता है। कैसा रहता है? वीर रहता है, तो वीर है और इनको युद्धक जनजाति कहा जाता है। ये खुद को सूर्यवंशी तथा 18 हजारी मानते हैं। तो सूर्यवंशी मानते हैं, 18 हजारी मानते हैं, खुद को काफी शक्तिशाली मानते हैं। तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि सूर्यवंशी मानते हैं, खुद को 18 हजारी कहते हैं। इसके अलावा इनको वीर तथा युद्धक जनजाति कहा जाता है और इनकी विशेष पहचान सत्य बोलना है। इनको राजा हरिश्चंद्र का वंशज कहा जाता है। देखिए 2 पॉइंट एक साथ याद रखिएगा कि इनकी विशेष पहचान क्या है? सत्य बोलना। इनको किनका वंशज कहा जाता है? तो राजा हरिश्चंद्र का वंशज। तो सत्य बोलना और राजा हरिश्चंद्र का वंशज, ये 2 पॉइंट एक साथ। उसके बाद पढ़ेगा कि खर वार मतलब तुरंत वार करने वाले, तो इनको क्या कहा जाता है? युद्धक मतलब तुरंत युद्ध करने वाले। तो युद्धक जनजाति, और जो युद्ध करता है वह वीर होता है, तो युद्धक तथा वीर जनजाति इनको कहा जाता है। एक खुद को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी कहते हैं और 18 हजारी मानते हैं। तो सूर्यवंशी 18 हजारी दोनों एक साथ, और खुद को क्या, इनको क्या कहा जाता है? तो वीर तथा युद्धक जनजाति कहा जाता है। तो खरवार से 3 पॉइंट, पहला कि सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं, इनको राजा हरिश्चंद्र का वंशज कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में कि ये खुद को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी तथा 18 हजारी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट में याद रखिएगा कि इनको वीर तथा युद्धक जनजाति कहा जाता है। तो वीर तथा युद्धक जनजाति, सूर्यवंशी तथा 18 हजारी कहते हैं। इसके अलावा सत्य बोलना इनकी विशेष पहचान है और राजा हरिश्चंद्र का इनको वंशज कहा जाता है। याद हो गए यहाँ तक? आगे देखिए, तलाक प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, सब में तलाक प्रथा थी, विधवा विवाह का प्रचलन सभी में है, तो यहाँ भी है। तो इसको फिर याद करें ना करें, एक ही हुआ कि सब में तलाक प्रथा है, तो यहाँ भी है, विधवा विवाह का प्रचलन यहाँ भी है। अब एक देखिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अभी तक जो 4 जनजाति पढ़े, संथाल, उरांव, मुंडा हो, उसमें क्या देखे होंगे कि वहां बाल विवाह निषेध था, मतलब मना था, बाल विवाह नहीं हो सकता है। जबकि इस जनजाति में बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आप समझ लीजिए कि जब बाल विवाह मतलब जब बचपन में ही विवाह हो जाएगा तो युवागिरी क्यों रहेगा? युवागिरी का मतलब जहां जनजाति अपने रीति रिवाज का शिक्षा देते हैं। तो जब एक और जनजाति में एक चीज और भी था युवागिरी में कि यहाँ विवाह के पश्चात उसमें प्रवेश नहीं मिलता है, विवाह के पहले मिलता है। तो जब बचपन में ही शादी कर देंगे तो फिर शिक्षा किनको देंगे? शादी के बाद तो शिक्षा वहां दिया नहीं जाता है। तो इसी कारण इस जनजाति में युवागिरी भी नहीं होता है। तो 2 पॉइंट एक साथ पढ़ना है कि यहाँ बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जब बाल विवाह होगा, बचपन में ही विवाह हो जाएगा, तो फिर शिक्षा किसको देंगे? ठीक है, तो यहाँ युवागिरी नहीं होता है। तो ऐसे आप सोच के 2 पॉइंट साथ में याद रख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस मतलब कि इस जनजाति में, कि एक बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ और दूसरा युवागिरी नहीं होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के एक साथ याद कीजिएगा कि यहाँ बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और जब बचपन में शादी हो जाएगा तो फिर शिक्षा कहाँ मिलेगा? इस कारण यहाँ युवागिरी होता ही नहीं है। ठीक है, तो युवागिरी नहीं होता है और बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे देखिए, विधवा विवाह को यहाँ सगाई कहा जाता है। आप मुंडा जनजाति में भी देख चुके हैं कि विधवा विवाह को क्या कहा जाता था? सगाई ही। उसी तरह यहाँ भी विधवा विवाह को सगाई। विधवा विवाह को संथाल में सांगा विवाह कहते थे, मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता था। उसी तरह खरवार जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है। आगे देखिए, मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा कृषि है। अभी तक जितना भी पढ़े सब में मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। तो यहाँ फिर कुछ अलग से याद नहीं रखना है। आगे देखिए, प्रमुख देवता। प्रमुख देवता सिंहभोंगा, इनका भी नाम सुन चुके हैं संथाल में। तो प्रमुख देवता इनके कौन है? सिंहभोंगा। धार्मिक प्रधान कौन है? पाहन। ये 2 पॉइंट पहले से ही सुना हुआ है। पाहन सब में थे, संथाल को छोड़ दिया जाए तो संथाल में नायके थे, और उरांव में छोड़ दिया जाए प्रमुख देवता को, क्योंकि उरांव के प्रमुख देवता कौन थे? धर्मेश। और यहाँ कौन है? सिंहभोंगा। तो अधिकतर जगह क्या नाम आ रहा है? सिंहभोंगा। तो सिंहभोंगा, पाहन, 2 नाम याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जनजातियों के जो प्रमुख देवता हैं वो सिंहभोंगा ही हैं, और जो धार्मिक प्रधान है उनको पाहन ही कहा जाता है। तो यहाँ नाम याद रखना है कि सिंहभोंगा, और धार्मिक प्रधान कौन है? पाहन। इसके अलावा आगे देखिएगा कि अन्य देवी देवता। अन्य देवी देवता में एक नाम आता है मुचुक रानी।
यहाँ से सवाल आ सकता है कि मुचुक रानी किस जनजाति के देवी देवता हैं? तो मुचुक रानी खरवार जनजाति के देवी देवता में आते हैं मुचुक रानी। तो देखिए 3 नाम धर्म से जुड़ा हुआ है। एक सबसे पहले प्रमुख देवता सिंगबोंगा, दूसरा धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट तो सब में मिल रहा था। एक यहाँ नया पॉइंट पढ़ना है कि अन्य देवी देवता में एक देवी है जिनका नाम है मुचुक रानी। ठीक है, नाम थोड़ा सा हार्ड है लेकिन 1-2 बार पढ़िए, मुचुक रानी। तो अन्य देवी देवता में मुचुक रानी, सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा और धार्मिक प्रधान पाहन। आगे देखिएगा गांव के प्रमुख को यहाँ क्या कहा जाता है? तो काफी इजी है। जिस तरह हम लोगों के गांव में भी गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? मुखिया। उसी तरह यहाँ भी गांव के प्रमुख को मुखिया ही कहा जाता है। आगे देखिएगा ग्राम पंचायत को बैठकी। ये भी इजी है, गांव में आजकल भी बैठक जहाँ होता है उसको बैठकी ही कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है और गांव के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। तो गांव के प्रमुख को मुखिया और गांव का जहाँ पंचायत होता है उसको क्या कहते हैं? बैठकी। और जो धर्म के प्रधान होते हैं उनको पाहन। देखिए, गांव के प्रधान को मुखिया और धर्म के प्रधान को पाहन। जो प्रमुख देवता होते हैं उनका नाम है सिंगबोंगा। अन्य देवी देवता में मुचुक रानी का नाम आता है। मुख्य पेशा इनका कृषि है। पलामू प्रमंडल में खरवार जनजाति का सबसे अधिक विस्तार है झारखंड में। प्रजाति की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। इसके अलावा इनकी भाषा खेरवारी है। तलाक प्रथा भी यहाँ है, प्रचलित है। विधवा विवाह भी प्रचलित है। विधवा विवाह को यहाँ सगाई कहा जाता है। इतना हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इस जनजाति के लोग किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, किस लिए जाने जाते हैं? तो सत्य बोलने के लिए जाने जाते हैं। इनको राजा हरिश्चंद्र का वंशज कहा जाता है। तो सत्य बोलना और राजा हरिश्चंद्र का वंशज, एक पॉइंट याद किए। दूसरा, ये लोग खुद को सूर्यवंशी तथा 18 हजारी कहते हैं। तीसरा, इनको वीर तथा युद्धक जनजाति कहा जाता है। याद हो गया। अब खेरी झाड़ से आने के कारण इनका नाम क्या हुआ था? खरवार पड़ा था। इनकी भाषा क्या है? तो खेरवारी है। आगे देखिएगा, इसमें युवागिरी नहीं होता है और बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि इस जनजाति में क्या है कि बाल विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यहाँ युवागिरी जैसी संस्था नहीं होती है। यानी जिस तरह उरांव में पढ़े थे घुमकरिया, संथाल में पढ़े थे घोटूल, उस टाइप का यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो घुमकरिया इसमें होता है क्या? नहीं। घोटूल होता है क्या? नहीं। यहाँ युवागिरी ही नहीं होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।